बताया जाए इन लोगों को, ये 24 के जितने मूर्ति सब बैठे हैं, हाँ, सारे जो है आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। इसमें वॉइस पे और देख लो, वॉइस आ रहा है ना? एक आध लोग पीसीएस वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा आप अपने स्तर से गाइड कर दें। कई बार इनका भी स्थिति, कई बार हिम्मत बनता है, कई बार हिम्मत टूट जाता है, तो थोड़ा सा इन लोग एक स्ट्रेटजी भी मिल जाएगा, और प्लस इसके अलावा सारथी के बारे में भी इन लोगों को जानकारी मिल जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। या ताकुन आप पूछ भी लीजिएगा आप कि सर कैसे और क्या करना है, नहीं करना है, नया अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी आप लोग को। और सर के बारे में आप सबको जानकारी दे देंगे। काफी बच्चे थे लेकिन तो सब लोग अपने अपने निकल गए। मैंने कहा भी था कि निर्वाचन आयोग ने सर को एक रोल मॉडल की तरह पेश किया था, और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहा चुनाव के समय में। ऐसे भी मतलब अच्छा खासा, मतलब निर्वाचन के क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। आइकन। जी, डिस्ट्रिक्ट आइकन। हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट आइकॉन के रूप में ये काफी फेमस रहे अपने क्षेत्र में। तो ये भी बहुत बड़ा चीज, मतलब सोसाइटी को देखते हुए आगे निकले हैं, और वहां तक का सफर रहा। तो आप कई चीज आपको पता चल जाए कैसे अपने तैयारी में थोड़ा ठीक है। ओनली ऑडियो कैप्चर हो रहा है ना? ठीक, ठीक है सर, अमित सर बताया जाए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और सारथी के जितने भी शिक्षक हैं सभी का विशेष तौर पे धन्यवाद, जिन्होंने, क्योंकि कोई भी सफलता में बहुत सारे तत्वों का समावेशन होता है। कोई भी सफलता किसी एक कारक, केवल अगर मैं बोलूँ कि केवल मेरा मेहनत होगा तो ये अनुचित होगा। बहुत सारे लोगों का इसमें जुड़ाव होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्तर पे आपसे जुड़ते हैं, वो बहुत माइन्यूट सा इनपुट देते हैं जो कि आपके सफलता में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। वो इनपुट बहुत छोटा होता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो सारथी आई से जब मैं जुड़ा तो इनका जो इनपुट था अलग अलग स्तरों पे, मुझे काफ़ी उसमें मुझे मदद मिली है, और इस कारण से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। यूपीएससी की जहाँ तक बात आती है तो यूपीएससी का जर्नी जो है ना, वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये तीनों स्तर पे है। प्रीलिम्स को अगर मैं ध्यान में रखूं और प्रीलिम्स के 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो नवंबर 6 तारीख का आज दिन है। मैं बोलूँगा कि अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं 2024 की, तो आप जनवरी से लग जाएं। अभी दिसंबर तक आपको ऑप्शनल और भी जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करिए उसको दिसंबर तक जितना हो सके, मतलब ये नहीं कि 100% ही हो जाए, 100% नहीं होगा, 60% भी हो जाए, 70% ही हो जाए, लेकिन वो आप दिसंबर तक उसको कंप्लीट कर लें और जनवरी से प्रीलिम्स के लिए और लग जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स अब काफ़ी डायनामिक होता जा रहा है। आपके पास मेंस में फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी बातों को रख पाएंगे। आपके पास एक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास पहले से मौजूद रहेंगे, और अगर आपके पास लेखन शैली अच्छा है, अगर आप अपनी बातों को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स काफ़ी डायनेमिक है, और उसके जो स्कोप्स हैं वो बहुत वाइड हैं। वो लोग कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलते हैं ना कि अंडर द यूनिवर्स, तो कुछ ऐसी स्थिति अब यूपीएससी की पहले भी थी, और अब और बन गई है ऑप्शंस के थ्रू। तो जनवरी से आपको अभी 201 दिन बचे हुए हैं 26 मई के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ से करना है तो मैं बोलूँगा दिसंबर तक आप मेंस का जो भी चीज़ें उसको निपटा लो, जितना हो सके। अगर पूरा मतलब जितना हो सके, ये नहीं बोलूँगा कि इसको जनवरी तक लेके जाओ, नहीं, दिसंबर तक जितना हो सकता है उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि उसके बाद बीच में 3 महीने जब आपके रहेंगे, और जब आप प्रीलिम्स पास किए रहोगे ना, तो उस 3 महीने में आपके, अभी आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 14 घंटे भी पढ़ लोगे, बहुत आसानी से पढ़ लोगे। क्योंकि जब आपके पास बहुत नज़दीक कोई चीज़ें, और आप चूंकि ये तो आपका सपना है, तो सपने के लिए तो लोग और भी भागते हैं, तो उस समय तो और आप भागोगे। तो जहाँ तक दिसंबर तक कंप्लीट होता है उतना तक कर लीजिए, जनवरी से आप प्रीलिम्स में लग जाइए। जो भी, पहले मैं दो तरह से आऊँगा, पहले जीएस फिर सी सेट के ऊपर। तो जीएस को लेकर के जो भी सब्जेक्ट्स जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप एनालिसिस करोगे तो उससे आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। जब मैंने एनालिसिस किया था यूपीएससी के क्वेश्चंस को, मैंने उसके लास्ट के 15 से 20 साल के क्वेश्चन को देखा था प्रीवियस ईयर के, तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, विशेषकर प्रीलिम्स, वो ना एक समुद्र की भांति है। आप जितनी बार गोता लगाओगे उसको नया मोती मिलेगा आपको, जितनी बार आप जाओगे। मैंने जितनी बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को
एनालिसिस किया, मुझे कुछ ना कुछ नया मिला है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिला है, हर बार कुछ ना कुछ आंसर से कुछ नया मिल जाता है, या फिर क्वेश्चंस के जो सेट किए गए हैं उससे कुछ नया मिल जाता है। तो हर साल प्रत्येक वर्ष के आप क्वेश्चन जब आप देखोगे तो मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर को, मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल कि मैंने 2022 का प्रीलिम्स का पेपर दिया था, 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ था उसमें। तो मैं फिर उसके बाद, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इतने अच्छे से किए थे कि 2023 का जब पेपर आया था मैंने उसमें नहीं दिया, क्योंकि अभी मैं बीपीएससी में लग गया था इधर और मेरे पास समय नहीं मिला। लेकिन जब मैंने उसको पेपर को इसी तरह रैंडम लगाया तो इस तरह के उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को मैं, मतलब यूपीएससी के सेट्स जो होते हैं वो बारीकियां मुझे पता है कि कहाँ पे वो सटल चेंज करता है, कि मुझे इस, मतलब मैं बिना पढ़ाई किए हुए भी लेकिन उसके कट ऑफ्स को पार कर रहा था विथ उसके जो एलिमिनेशंस के कुछ बारीक बिंदु होते हैं। मैं ऐसा नहीं कभी मैं ये चीजें मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो मेरा कहना होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा, वो मैं बहुत अहमियत देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, उससे आपको ना हर बार कुछ नया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन सेट करके आते हैं, उसमें ऑप्शंस के साथ किस तरह से गेम खेला जाता है। अब तो ऑप्शंस में से पूछे जाते हैं कि कितने सही हैं, लेकिन फिर भी आपको ना ये जान लीजिएगा कि क्वेश्चंस के जो भी पॉइंट्स हैं ना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और तीन तीन लाइनों उन्होंने लिखा है, 3 अलग अलग क्वेश्चन इसको कहते हैं। उस हर क्वेश्चन में ना आपके पास क्लू मिल जाएगा कहाँ पे चेंज किया है। मैंने अपना बनाया था कि ए फॉर एंड, मतलब ए से जेड तक मैंने अपना बताया था, मेरे दोस्तों को भी मैंने वहाँ पे काफी हेल्प करी थी कि ए फॉर एंड होता है। एंड मतलब होता है अगर यूपीएससी के क्वेश्चन में अगर और से संबंधित, पहला लाइन उन्होंने क्या करते हैं यूपीएससी का, आप देखिएगा पहला लाइन उन्होंने बता दिया कि राम सीता का भाई है, ये लाइन सही है, और दूसरा और के बाद जो दूसरा लाइन बोलेगा वो गलत होता है। तो लोग क्या करते हैं, पहला लाइन सही होता है, अच्छा पहला लाइन सही है ना उसका, दूसरा लाइन भी सही होगा, उसको पहला लाइन वो सही मान लेते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे गलत होते हैं। तो मैं बोला, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वो जो मेरे 2023 के आ रहे थे, मैं उसी चीज को मैं पिक किया था, और वो सभी चीजें वहां पे काम आती है। तो आप ये देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ कि एंड के, ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये ऐसा सही होता है 10 में से, लेकिन 8 बार या 7 बार सही होता है। और मेरे एक दोस्त हैं पीछे, वो साक्षात गवाह हैं इस चीज के, उनको काफी हेल्प मिला था ये चीजों का। तो एंड के बाद का सेंटेंस, ए फॉर एंड हो गया, बी फॉर बोथ होता है। बोथ मतलब जब इंग्लिश में वो आता होगा, वो बोथ वाला जब चीजें आएंगी ना वहां पे देखिएगा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, वहां पर ऑप्शन के साथ वो गेम खेलते हैं। सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो बता दे कि भारत के संविधान में यह भली भांति वर्णित है कि ये चीजें वर्ण है, तो वो गलत होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह से करता हूँ कि आप 10 में से 7 बार वो चीजें सही होती है। इसको आप, मेरी बातों पे क्यों जाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये चीजें कितनी सटीक बैठती है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 में संसद के बारे में वर्णन है, अब देखिएगा भारतीय संविधान में वर्णन नहीं होगा, वो उस तरह से वो गेम खेलते हैं। तो आप इसको देखिएगा, तो सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से डी फॉर डेटा हो गया, डेटा जो डालते हैं यूपीएससी वाले वो अधिकांश गलत होते हैं, अधिकांश तक गलत होते हैं। ई फॉर एलिमिनेशन टेक्निक हो गया, आप एलिमिनेट कैसे करोगे। एफ फॉर फैक्ट हो गया, फैक्चुअल जो चीजें रहेंगी कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्यतः होगा कि वो गलत होंगे, इस तरह की चीजें। जी फॉर ग्लोरीफाइंग वर्ड्स हो जाएंगे कि किसी सेंटेंस को बाहर चढ़ा करके बताया जाएगा, 4 लाइन का सेंटेंस बना दिया है और इतना बाहर चढ़ा करके बताएंगे, लगेगा कि तो बहुत सही सेंटेंस है, लेकिन वो गलत होते हैं। तो एच फॉर हो गया हिस्टोरिकल वर्ड्स, हिस्टोरिकल वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप देखो। तो ये चीजें मैंने 2022 में की थी, लेकिन अभी भी मुझे याद है, ये मैं बहुत मतलब 1.5 साल के बाद आज मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो जी एच इस तरह से चीजें, तो इस तरह से चीजें ना चलती ही रहती हैं। आई जे फॉर ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन जब रहेगा कि ये चीजें आरबीआई और एसबीआई दोनों करती है, या आरबीआई और सेबी दोनों करती है, गलत होते हैं, मुख्यतः गलत होते हैं। आप देखिएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, मैं इतना बोल करके छोड़ रहा हूँ, आप उसको देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन की गोता लगा करके, तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। जे फॉर ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन, के फॉर नो द क्वेश्चन, क्वेश्चन को जब आप पकड़ लिए तो आधा आंसर तो वहीं भी छिपा रहता है। अब तो और वो हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता नहीं कौन सा सही है, 1 और 3 तो अब गया, अब आपको है कि कितने सही हैं, तो वो के फॉर नो द क्वेश्चन। तो इस तरह से एम फॉर मेंबर कंट्री, अगर पूछा है बाद इस सदस्य का हस्ताक्षर करता है, तो मुख्यतः होंगे कि हस्ताक्षर करता नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो कहने का मतलब है ये मैंने ठीक कर लिया था, याद कर लिया था, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सेट कर लिया था। मतलब मैं बताता हूँ आपको, 2022 के हिसाब से 26 क्वेश्चन में इसमें मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, 2022 के 26 क्वेश्चन में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है उसका आंसर क्या है,
और 26 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया था, उसमें मुझे 17 क्वेश्चन मेरे सही थे और 9 गलत थे। मतलब कुल मिलाकर मुझे 13 से 14 नंबर के बेनिफिट मिल रहे हैं, 13 से 14 क्वेश्चन के, समझ सकते हो आप। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, 2023 का भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 1 साल से मैंने पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मुझे पता है कि वो कहाँ पे गेम खेलता है। सोचिए कि आप उस गेम के कारण मैंने वहाँ पे 2023 में मतलब घर में ही लगाया हूँ, बोल सकते हैं घर में लगाया था, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी सही होना बहुत बड़ी बात होती है। घर में भी आप लगाओ, लेकिन आपको पता होगा तभी तो आप सही मारोगे, नहीं तो 30-35 नंबर आएंगे आपके ओवरऑल मिला करके। तो इसलिए मैं बहुत इंफेसाइज कर रहा हूं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना समुद्र की भांति है। ये समुद्र में जितनी बार जाओगे, अमृत चुनोगे, उस अमृत को लेकर के ऊपर उठोगे, आप खुद एक देवता बन जाओगे यूपीएससी का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, उसको आप अच्छे से देखो, सिलेबस को अच्छे से समझो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, कितना मेंशन है उसको बहुत अच्छे से। अगर मुझे पता है कि गरीबी है, शहरीकरण है, सामाजिक मुद्दे हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, नगरीकरण है, मतलब यूपीएससी का सिलेबस आपको जुबान पे होनी चाहिए कि हाँ GS1 के 5 टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी, तो 5 टॉपिक का क्या पॉइंट है। सेकंड पेपर में अगर 3 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस और IR, तो पता होना चाहिए किसमें क्या है। थर्ड में अगर आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में क्या मेरे पास 10 टॉपिक्स हैं, आपके पास साइंस एंड टेक के क्या चीजें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा। फिर चौथा एथिक्स है। तो ये सभी चीजें जब आप अगर आपको ना सिलेबस बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मुझे यूपीएससी का मेंस लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं 2021 की बात बताता हूँ। मैं अपनी ये मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, 2021 का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे उसमें मतलब उसमें मैंने नहीं दिया था, तो लेकिन फिर भी एक जब आप मेंस का क्योंकि आप वो भी तो इंसान ही है ना। सर को मान लो कि इन्हीं को अगर दे दिया जाए कि हाँ आपको क्वेश्चन सेट करना है, तो ये क्वेश्चन अपने अनुसार से तो सेट नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि पहले किस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं, उस आधार पे अपना जो इनका नॉलेज होगा, अपना जो ये समाज में देखेंगे, उस आधार पर ये क्वेश्चन सेट करेंगे। सिंपल सी बात है, इनको ब्रिटेन से तो नहीं बुलाया है क्वेश्चन सेट करने के लिए, ये तो है तो भारत का ही है। तो भारत का जो सामाजिक स्थिति है, भारत में जो चीजें चल रही है और अभी तक जिस तरह क्वेश्चन पैटर्न पूछे गए, उसी आधार पर क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो सेम चीज वही आप भी तो अप्लाई कर सकते हो। वो ऑफिसर रह चुके हैं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, या प्रोफेसर रह चुके हैं, आप बनने वाले हो, तो उस तरह का माइंडसेट सेट करो। माइंडसेट जब आ जाएगा तो आप भी उस लेवल पर आ जाओगे कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत अच्छा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, उस पर एनालिसिस करो, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, उससे आपको बहुत चीजें मिलेंगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ वो समुद्र है। अभी भी अगर मुझे तैयारी करना होगा 24 का, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाऊंगा, वो समुद्र से कुछ मोती निकालूंगा, तब जाकर के ऊपर तैयारी करूंगा। और वही सेम एनालिटिकल जो चीजें हैं आज मुझे बीपीएससी का मुझे मिला है। मतलब होता है ना कि आप ये बीपीएससी जस्ट मेरा, मैं कोई संकोच नहीं करता हूँ कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय हार्ड वर्क इन यूपीएससी। ये यूपीएससी का बाय प्रोडक्ट है बीपीएससी। मैंने बीपीएससी की तैयारी को स्पेसिफिक नहीं करी है, मैंने जो यूपीएससी से सीखा उसको बीपीएससी में अप्लाई किया और बहुत अच्छा मुझे रैंक भी मिला, बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग नहीं मिलते हैं, मतलब मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग को होता भी है लेकिन जल्दी नहीं होता है ये चीजें। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैं सर ईमानदारी से बता रहा हूँ, बीपीएससी का जब प्रीलिम्स मैं दे रहा था, 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स था, 10 सितंबर तक मुझे बीपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं। 10 सितंबर की रात तक मुझे बीपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं, और मैं ये भी श्योर था कि मुझे बीपीएससी नहीं देना है, मैं यूपीएससी में लगा हुआ था। मतलब 10 सितंबर की रात में फोन आता है घर से कि आपको बीपीएससी देना है और अच्छे से देना है। मतलब 19 दिन मेरे पास समय है, उस 19 दिन में मुझे तैयारी करनी है। और 19 दिन जब मुझे मतलब मैं जब घर से ये आया कि आपको हमारी खुशी के लिए आपको बीपीएससी देना है, तो मैं उनकी खुशी के लिए जी जान से लग गया। और उसमें भी जब 19 दिन है तो लोग हड़बड़ाएंगे, तो 19 दिन में क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ नहीं, मैं 4 दिन आराम से टाइम लिया। उस 4 दिन में अभी तक 20 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया कि 20 साल में किस तरह क्वेश्चन पूछे हैं। और उस 4 दिन में मैंने ये सारा आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, और किस एरिया में भी किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से आते हैं। मैंने वो जब 4 दिन में इतना मेहनत कर लिया कि मुझे इतना समझ में आ गया कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। और मैं बहुत लिमिटेड चीजों को पढ़ करके गया, उसी से क्वेश्चन भी आ गए बिल्कुल। मतलब जो मैंने अभी भी मुझे याद है, मैंने हिस्ट्री में जब बिहार स्पेशल में पहली बार पढ़ रहा था, तो जो चीज मैंने हाईलाइट करी कि ये क्वेश्चन उस तरह से पूछेंगे, वही चीजें क्वेश्चन भी आई। और मैंने वहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन की वर्ड कि ये बीपीएससी पूछ सकता है इस तरह का, क्योंकि उसने पहले पूछा है और आगे इस तरह की संभावना हो सकता है पूछने का, और वही चीजें आई। आप संयोग बोलिए या स्ट्रेटजी बोलिए, दोनों बोल सकते हो आप।
तो आपके पास वो यूपीएससी का जो मेरे पास है स्ट्रेटजी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाना है, खंगालना है, उसे मिल जाएगा, जो भी मिलेगा उसका यूज करना है। तो मैंने 4 दिन बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये देखा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ मेरा कुछ सब्जेक्ट्स रहे तो उसको मैंने एक पॉइंट पे रख लिया कि हाँ इससे मुझे कम नहीं करना है इससे, और वीकनेस जो है उस वीकनेस पे मैंने 10 दिन वर्क किया, कुछ टेस्ट लगा करके चला गया और मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला उसमें भी। तो कहने का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो, सिलेबस को अच्छे से देख लो और उसके बाद अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ, रिजल्ट आना ही आना है। मेंस में भी सेम चीजें हैं, मेंस का भी वही मैं बोलूंगा कि प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये देख लो, और उसके आधार पर ये भी देख लो कि कहाँ से अभी तक जितना क्वेश्चन आया वो तो ठीक है, आगे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट जल्दी नहीं होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, आपको एक कदम आगे रहना है कि इस साल क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और उस तरीके से तैयारी करना है। और यूपीएससी में एक चीज हमेशा याद रखना कि यूपीएससी मतलब में यू का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। 2024 का जब आप पेपर दे रहे हो तो इस माइंडसेट के साथ जाना कि इस साल अलग क्या किया है, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ नहीं जाओगे ना तो जब वहां पे खेला होगा तो फिर आप वहां से बहुत लोग धराशायी होते हैं क्योंकि कुछ नया मिलेगा। और जब आपको लगेगा कुछ नया मिल रहा है तो फिर ज्यादातर लोग वहां पे हड़बड़ा जाते हैं कि इस बार तो कुछ अलग सेट कर दिया है। नहीं, वहां पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये उम्मीद करके जाओ कि इस बार कुछ नया मिलेगा। इस बार मैं देखता हूँ यूपीएससी में क्या नया लाया है, मतलब आप मकसद से जा रहे हो, ना कि ये जा रहे हो कि अच्छा कुछ भी आएगा। कुछ भी आएगा तो फिर वो हो सकता है ब्रह्मोस लेके आ गया। आप ये देख के जाओ कि उसके पास अच्छा पिछले बार उसने ये हथियार लाया था, इस बार वो कौन से हथियार के साथ आ रहा है। तो अप्रोच बहुत मैटर करता है। और प्रीवियस ईयर देख लो, सिलेबस को देख लो, अपने स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लो, अपने पर विश्वास कर लो, चीजें निकलती चली जाएंगी। और जहां तक सारथी आईएएस के बारे में बात है तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। मैं पर्सनली राकेश सर का, शत्रुघ्न सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स में कुछ सीख जो मिलती है ना, और किसी भी स्तर पे, चाहे वो मेंस के स्तर पे हो या इंटरव्यू के स्तर पे हो, वो लास्ट मोमेंट का जो स्तर होता है वहां पर कुछ चीजें वो गोल्डन आवर की तरह होती हैं। जैसे फर्स्ट एड का अगर आपको एक्सीडेंट हो गया हो और उस गोल्डन आवर में अगर आपको फर्स्ट एड ना मिला हो तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी चीजें होती हैं, अगर उस लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें फर्स्ट एड की तरह आपके पास मिल जाए तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं आपके लाइफ के लिए। तो जो कुछ सर का सजेशन था, कुछ जिसमें जहाँ पर भी, तो उस सजेशन में जब फॉलो किया तो काफी मुझे अच्छे परिणाम मिले। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी का। यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस आपके तरफ से हैं तो वो पूछिए, पूछना चाहते हैं या फिर कोई डाउट भी है जो मैंने समझाया उसमें से अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो। देखिए एनालिसिस कैसे कर रहा है कि मान लीजिए कि अगर पूछा कि इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि वाला, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, 2013 या 2000 कुछ इस तरह के एरिया में क्वेश्चन आया था। तो आर्द्र भूमि वाला ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, यूपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आर्द्र भूमि को उन्होंने ना बहुत ग्लोरीफाइंग वर्ड्स करके, जो मैंने बोला जी, मतलब उन्होंने आर्द्र भूमि को ना बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसमें लाइन में दिया हुआ था। मतलब एक सेंटेंस आर्द्र भूमि के बारे में 3 कथन पूछा है। हाँ, वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स के बारे में उन्होंने 3 कथन दिया हुआ था और उसमें पूछा था कौन सा सही है। एक 3, उसमें तो 1 3 आते थे, 1 3 2 3 4 3 या 1 2 3, ठीक है। तो उसमें वो जब आर्द्र भूमि के बारे में 4 लाइन दे रहे थे तो एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ग्लोरीफाइंग कर दिया था कि भाई साहब ये तो ऐसा होगा ही। और जैसे आपने ये देख लिया कि इतना ग्लोरीफाइंग करके अगर कोई पॉलिश करके वो कोई चीज बताता है तो जरूरी है कि वो गलत होता है जेन्युइनली। क्यों इतना पॉलिश करना, जो चीजें हैं उसको एज इट इज रखिए। तो जब वहां पे पॉलिश किया हुआ चीजें अगर आप वो पहचान गए, देखिए पहचान कब होगा, जब आप 20 साल के क्वेश्चन देखोगे, जब आप आर्द्र भूमि वाले क्वेश्चन पहले भी देखोगे कि सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और वहां पे गलत हुए हैं, तभी तो आप, इतना पावर भी तो होना चाहिए, इतना हिम्मत भी तो होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन इस तरह के सेट हुए हैं और ये गलत हैं, मैं इतना हिम्मत करके जा रहा हूँ कि हाँ ये गलत, मैं उसको मानूंगा। ये हिम्मत भी तो होगा, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के गोला भरते हो, ओएमआर भरते हो सर्कल को, तो वो हिम्मत कहाँ से आएगा जब आप एक ही क्वेश्चन 4-5 जगह देख चुके तो गलत हुआ है, कहीं तो फिर कहां से हिम्मत आएगी वो। तो एनालिसिस इस तरह से करिए कि सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन 10 साल 15 साल के छांट लीजिए, उसका एक पीडीएफ बना लीजिए, निकलवा लीजिए और देखिए कि 10-15 साल में किस एरिया से क्वेश्चन आए, उसको लिख लीजिए 10-12 टॉपिक्स। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, देखिए स्टेप बाय तोड़िए। पहला कि सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए,
दूसरा स्टेप एरिया छांट लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा कि उस क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पर अगर कोई ऑप्शन गलत हुए तो क्यों गलत हुए, कि किस कारण, कुछ तो गलत हुआ होगा उस पूरे वाक्य में, कहीं तो कुछ गलत लिखा होगा। कहाँ गलत हुआ, या तो वो उसने ऑर्गेनाइजेशन में गलती लिखा होगा, या तो कुछ डेटा गलत डाला होगा, या तो फैक्ट गलत डाला होगा, या तो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत डाला होगा। समझ में आ रही है बात है, या तो एंड के बाद वाला एक लाइन अच्छा लिखा है, अगला लाइन गलत कर दिया, या फिर बोथ के साथ जोड़ करके गलत लिखा। समझ में आ रही चीजें। तो उस तरह से, क्योंकि हर ऑप्शन गलत हुआ है तो कुछ रीजन है गलत के, तो उस रीजन को आइडेंटिफाई करिए। जब आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करिएगा ना, आपको एक सीक्वेंस मिलता चला जाएगा। अच्छा, 10 क्वेश्चन मैंने फैक्ट के देखे, 10 में से 7 क्वेश्चन जहां पे फैक्ट के थे वो गलत यूपीएससी सेट किया है, 3 ही क्वेश्चन बात वो सही किया है। तो हम, और यूपीएससी में जब आप जाओगे पेपर देने तो आपको 30 क्वेश्चन बहुत हो गए जहां पे आपको एक्यूरेट पता होगा कि क्या सही है। ठीक है, आपको रिस्क लेना होगा, उसी को कहते हैं स्मार्ट गेसिंग, लॉजिकल गेसिंग। तो आप इसी तरह से गेस करिए कि कहाँ पे, अगर 10 मान लो मुझे उस क्वेश्चन को नहीं पता है लेकिन फिर मुझे अटेम्प्ट करना है, तो क्यों ना मैं उसको लॉजिकल गेस करूं कि फैक्चुअल, अगर फैक्ट वाली चीजें अगर गलत होती है और 10 में से 7 गलत हुआ है तो मैं उस डेटा के साथ जाऊंगा कि ठीक है गलत होता है मुझे लेकिन रिस्क खेलना है, तो मैं स्मार्ट गेसिंग करूंगा, उसको गलत मानूंगा। और इस तरह से सही हुआ, मैंने बताया आपको, मैंने जो भी चीजें करी उसमें 26 क्वेश्चन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, उसमें 17 क्वेश्चन सही है, कुछ भी नहीं पता है, 17 क्वेश्चन सही है उसमें। मेरे दोस्त पीछे बैठे, उनको जब मैंने ये बताया था, वो खुद गवाह हैं, उनको भी काफी सही हुआ। इवन कि जो मैंने उनको बताया था ये चीजें, वो मैंने 2-3 चीजें मैंने खुद फॉलो नहीं किया वहां पे, जब मुझे लगा कि अब ज्यादा रिस्क नहीं खेलते हैं। और वो जो क्वेश्चन मुझे अभी भी चुभता है कि जो मैंने उनको समझाया उन्होंने किया, उनका सही हुआ, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अब ज्यादा गेस नहीं करना चाहिए। अगर मैं वो कर लेता था आज यूपीएससी के वो, अब मुझे पता है प्रीलिम्स जिस साल हुआ तो उस साल चीजें सही हो जाएगी। ये मुझे अपने मेंस पे बहुत भरोसा है। मेंस में इस बार भी सर 515 नंबर आए, 206 नंबर हिस्ट्री ऑफ, मतलब ये सॉरी हिंदी ऑप्शनल में है, और फर्स्ट पेपर में 174 और सेकंड में 133। बहुत बढ़िया नंबर। तो मुझे मतलब सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। मुझे अपना मेंस, मुझे पता है कि मेरा मेंस स्ट्रेंथ रहा है, मतलब मैं सही से अपनी बातें लिख लेता हूँ। तो नंबर दे दिया, इंटरव्यू का नहीं दिया। इंटरव्यू का बात है, कहने का अर्थ मेरा वही है कि आप पहले तो अपने आप को समझ लो कि क्या आपका स्ट्रेंथ रहा है, तो उस आधार पे आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, मेंस के, मैंने मेंस का बीपीएससी की मैं जब बात करता हूँ, बीपीएससी में मैंने मेंस का शुरू में क्या किया कि पिछले मतलब 10 दिन मैंने लगाए। मैं बोला, अब्राहम लिंकन का मुझे वो कोट बहुत अच्छे से याद है कि अगर मुझे 10 घंटा आप दोगे पेड़ को काटने में तो मैं 4 घंटा बस केवल कुल्हाड़ी को पॉलिश करने में लगाऊंगा, उसके बाद 6 घंटा उसको काटूंगा। तो मैं पॉलिश करने में बहुत यकीन करता हूँ क्योंकि ताकि मेरा वो टाइम बचा लेता है, मेरा एनर्जी बचा लेता है। वो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 10 जब उसने 20 साल में नहीं पूछा तो इस साल कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि पूछ लेगा वो। अब पूछ लेगा तो भाई इतना नॉलेज है कि लिख दूंगा कुछ, तो इतना तो कुछ हर चीज तो आप करके नहीं जा सकते ना। मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने बीपीएससी में बहुत लिमिटेड पढ़ाई करी है, जो बहुत लोग होते हैं बहुत लिमिटेड पढ़ाई करी है। मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ करके गया हूँ, बहुत मतलब 30% मैंने पढ़ाई की रही होगी, मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूँ। पूरा बिहार के चीजों को लेकर 30% मैंने चीजें पढ़ाई करी है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू जब उनसे पूछते थे तो मैं बेसिक जवाब ही नहीं दे पाता था, मैंने पढ़ाई नहीं की। बहुत बेसिक जवाब की बिहार केसरी किसे करते हैं मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या करूं। मैंने बहुत बेसिक चीजें उतना ही पढ़ाई करा जितना मुझे काम की चीजें थी। बिहार केसरी अब नहीं पूछा जाएगा जल्दी, तो नहीं पूछा जाएगा तो नहीं याद है, मुझे नंबर से मतलब है, सीधी सी बात है। आपको अभी आप मुझसे ये थोड़ी ना करोगे कि मेरा कितना मुझे क्या पता क्या नहीं पता है। आज बीपीएससी सेलेक्टेड हूँ लेकिन फिर भी बोला मुझे बिहार केसरी उस समय नहीं पता था जब इंटरव्यू पूछा गया था उन्होंने, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जब अभी मैं वहां पे प्रभारी एमईओ के रूप में प्रभार लूंगा तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको पता नहीं था बिहार केसरी के बारे में, पूछेंगे नहीं वो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूछ रहे हैं, हाँ अगर उन्होंने पूछा कि बाढ़ में तकनीक का भूमिका क्या है, तो मैंने तकनीक का बताया कि सर चाइना का ये मॉडल है इसको यूज करिए, जापान का ये मॉडल इसको यूज करिए, नीदरलैंड का ये मॉडल इसको यूज करिए, एआई का यूज करिए, रोबोटिक्स का यूज करिए, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करिए बांध बनाने में, जहां पर जो चीज यूज है वहां पे बताइए। वहां पे मैंने बताया, नंबर मिला, मार्क्स आया, सीधी सी बात है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें किस पर फोकस करना है, उस पर फोकस करिएगा, रिजल्ट आएगा। बहुत स्मार्टली स्टडी करिए, बहुत स्मार्टली पढ़ाई करिए, सब चीज पढ़ने मत पढ़िए, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिससे क्वेश्चन आते हैं उसी को पढ़िए।
मतलब इतना, लेकिन आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आपको, क्योंकि वो बेस कहाँ से आएगा? आपने 20 साल का क्वेश्चन देखा है तभी ना। मैं बस बोल दूं कि सही से क्वेश्चन आते हैं, सही से नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता ना। मैंने बता दिया कि हाँ ये एंड है, बोथ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेटा है, फैक्ट्स है, मेरे बातों का रद्दी में करनी है। देखिए अगर क्या सही है कि गलत है, सिंपल सी बात है। 20 साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि क्या ये जो मैंने बोला कितना सही कितना गलत। लग रहा है गलत है तो नहीं मानिए, लग रहा है सही है तो मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन से ज्यादा आपको पता नहीं होगा यूपीएससी में उस 100 में से। उसके बाद चलेगा वही लॉजिकल गेसिंग, चलेगा वही स्मार्ट गेसिंग। वो स्मार्ट गेसिंग ही जब करना है तो क्यों ना उसको अच्छे से प्रिपेयर होके जाया जाए, तो वो आपको हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चन बताइए। सर यूपीएससी का जो करंट है ना, वो क्या होता है ना कि 1-2 साल का वो पूछ लेते हैं। अगर उनको 2024 का क्वेश्चन पूछेंगे, वो 2022 में जो चीज चल रही है, लगातार चर्चा में चल रही है, वो क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो करंट तो फैला तो ज्यादा रहता है, ये बात है। लेकिन आप ये देखिए, करंट सब करंट नहीं पूछते हैं वो। कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी सेट करती है ना, तो उसके पीछे का एक रीजन होता है। या तो वो बहुत चर्चा में रहा है, या तो उसका रिलेवेंस आने वाले वर्षों में बहुत रहेगा, तभी वो पूछेंगे। ऐसे अरे गहरे नथु गहरे का क्वेश्चन नहीं पूछते वो। सभी चीजों के पीछे का एक रीजन है। यूपीएससी अगर एक भी क्वेश्चन सेट करे, उसके पीछे का रीजन है। अब इसको क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आप कोई सा भी ईयर का क्वेश्चन देखिए, उस ईयर में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। एनपीए का 2016 में आया है, ये सभी चीजें 2018 में आया है, उसको पूछा 2013-14 में, क्योंकि आगे उसके ऊपर बात होने वाली थी। सिंपल सी बात है, ये कहाँ से आएगी? आप यूपीएससी का पेपर एनालिसिस करो। तो करंट में भी सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। मैं बहुत बोल रहा हूँ, मेरी एक बात मान लो, सारी बातें छोड़ दो, एक बात मेरी मान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर जो आपका अमृत निकालोगे ना, वो अमृत बहुत काम की चीज है। वो आपका टाइम बचा देगा, वो आपका एनर्जी बचा देगा, वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। क्योंकि आपको, क्योंकि पढ़ना हमारे पास बहुत सारी है। 206 पेज का मैगजीन होता है 1 मिनट के लिए, कोई सा भी आप ले आओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200, 210, 220, 225, 225 पेज को कैसे आप करोगे? ये तो 1 मंथ का है, अब 12 मंथ 15 मंथ करना है, तो 206 पेज में आपको निकालना है ना कि मेरे लायक कितने क्वेश्चन हैं। मैं उसमें से अगर मान लो कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन मेरे उसके बाहर भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10-12 क्वेश्चन तो आए ना। मैं उस 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरा मैगजीन पढ़ लूँ, मुझे पता है उसमें से मेरा नहीं रहने वाला है। क्योंकि 10 चीज को आप रिविजन करोगे तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर 4 चीज को रिविजन करोगे तो वो 4 चीज बहुत अच्छे से रहेगा आपके पास। तो करंट अफेयर नो डाउट विस्तार है इसमें बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आप सभी को बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ। यूपीएससी ऑप्शंस के साथ खेल सकती है, वन केवल 2 सही या फिर 3 कथन सही है, 4 कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन के जो पैटर्न है ना, उसके साथ नहीं खेलेगा वो जल्दी। क्वेश्चन तो वो देगा ही ना, ऑप्शंस के साथ चेंज कर सकता है। क्वेश्चन तो वो देगा ही, उसके जो सब क्वेश्चन है वो तो देगा ही। उसी सब क्वेश्चन में तो आंसर छिपा हुआ है, और अब तो और छिपा हुआ है। अब तो इसका और महत्व बढ़ गया, लोग बोलते हैं कम हो गया, मैं तो मानता हूँ और बढ़ गया है। बोला ना कि मुझे 1 साल के बाद भी अगर मैंने 2023 वाला पेपर बस दे दिया, उसमें भी मुझे अच्छे नंबर आ रहे थे, तो मैंने बस लॉजिकल मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे ये गेम खेलता है, और मैंने मारा और वो गलत था। तो मुझे पता है कि एंड के बाद बहुत सारे सेंटेंस में इसमें गलत होता है। मुझे पता है भारत के संविधान जब ये वर्णित करता है और इतना पॉलिसी के साथ बताता है कि भारत के संविधान में ये भली भांति वर्णित है, पता है गलत होगा। इतना अच्छा से वो बताएगा तो वो पता है गलत किया, वो बच्चे लोगों को फंसाने के लिए होता है। यूपीएससी बहुत अच्छे, बहुत बहुत शानदार लोग होते हैं वो लोग। एक होता है जब मान लो कि मैं और आप बाहर में मिल रहे हैं और मैं अपनी बातों से फंसा रहा हूँ, यूपीएससी वही करती है, अपनी बातों से फंसाती है, क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चों को ना डिस्क्वालीफाई करना है। क्या करेगी वो? तो ऐसे ऐसे अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने क्या होता है ना कि हम लोग पहले से पढ़े होते हैं कि जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती है ना, हमको मान लेते हैं कि वो सही होता है। यूपीएससी वही करती है, उस माइंडसेट के साथ खेलती है। वो भी बहुत अच्छे अच्छे वाक्य का यूज करेगी, बहुत अच्छे से शब्द का चयन करेगी और बताएगी कि देखिए ना ऐसा 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 होता है। लोग लगेंगे अच्छा कितना अच्छा से बोल रहा है, सही ही होगा, गलत हो जाता है वो। तो देख, मतलब ये मेरी बात नहीं मानिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पर बहुत चीज मिलेगी आपको। और कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सर बता रहे हैं एग्जैक्ट लाइन आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन बता रहे हैं कि ये करने से आपके लिए क्या होगा कि आप आराम से दरवाजा तोड़ते हुए पहुंच जाएंगे। तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और भी कुछ, क्योंकि समय कम रहता है, फिर जाएंगे फिर सारा चीज रहेगा। सी सेट को लेकर के वो अपना हार्डनेस बढ़ा, तो अभी अपने आप को हार्ड बनाओ। ये एक लाइन में बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि कैसे हार्ड बनाओ।
कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, ये 3 पे गेम रिवॉल्व करती है। अब उस 3 पर आपको कॉम्प्रिहेंशन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन बनाओ, 2013 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन बनाओ, देखो कि कहाँ पे आप सही कर रहे हो, कहाँ पे गलत कर रहे हो, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, अगर पूरी धारणाएं में मेरे ये क्वेश्चन गलत हुई तो क्यों गलत हुई, कुछ ना कुछ तो मैंने कुछ गलत पकड़ा होगा। गलत होता है ना, उसके पीछे का रीजन ढूंढो, ये मतलब कि गलत हो गया तो हो गया नहीं, गलत हुआ है तो वहां पर आपके पास सही करने का भी ऑप्शन वहीं पर है जहां पर आपके साथ गलत हुआ है, जहां पे आपने गलत किया है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वहीं पर आपके पास सही करने का ऑप्शन है, वहां पर अगली बार सुधार कर लोगे आप। लेकिन अगर आपको वहीं पर छोड़ दिया आपने ना, तो फिर वो अगला बार भी गलत होगा। हर गलत आंसर एक ना एक सुझाव दे करके जाती है। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पकड़ पाए हो कि नहीं, या तो आपके मेंटली कुछ आपने गलती किया होगा, या फिर उस समय फोकस में कुछ गलती हुई होगी, या फिर करेक्शन में कुछ गलती हुई होगी, या फिर आपने पढ़ने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया होगा। हर गलत कुछ ना कुछ सीख देके जाती है, हर गलत क्वेश्चन या हर गलत डिसीजन आपके, चाहे वो एग्जाम में या फिर लाइफ के। इंपॉर्टेंट है कि आप उससे कुछ सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो हर गलत क्वेश्चन, तो पूर्व धारणाएं में अगर कुछ गलत हो रही है, या सर्वोत्तम निष्कर्ष क्या है इसके पकड़ने में कुछ गलत हो रही है, या सार क्या है इसको पकड़ने में गलत हो रही है, तो 10 साल के क्वेश्चन हैं, 20-25 पैसेज हैं, 250 पैसेज हो गए आपके पास। 250 पैसेज के आधार पर अगर आप बना लोगे तो आपके पास क्यों नहीं होगा। बाद में की जो सर के पास जो पैसेज दिए गए हैं, सर ने जो इस तरह समझाया कि इसमें इस तरह के आंसर आते हैं, इस तरह से को पकड़ना है, उसी चीज को हमें पकड़ना है। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो इम्पोर्टेंट देखिए, आप आइडेंटिफाई करिए, उसमें भी मैं बोलूंगा कि कितने सब मैथ से कितने एरियाज में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लो और उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बना लो। अब जब आप वो डिफिकल्ट कर रहा है तो आपको डिफिकल्ट बनना होगा। आप जीएस, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जीएस में 102 नंबर लाए हैं और सीसेट में 60 नंबर लाए हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। तो आपको लेके चलना होगा ना बैलेंस। आप मार्केट में क्या बताओगे कि हाँ मेरे जीएस में 2 नंबर है, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इंग्लिश नहीं लिख रहे हो। अगर कट ऑफ 82 नंबर है और 66 नंबर है, अगर दोनों आ रहा है तो आपका, और दूसरे का 130 नंबर भी आ रहा है, तो आप उससे ऊपर हो, क्योंकि आपको मेंस दे रहे हो। तो वो जितना रिवीजन है, टाइम मैनेजमेंट जहां पर भी दिक्कत हो रही है ना, चाहे वो आप मेंस में बोलो या प्रीलिम्स में बोलो, वो सब और सब आपका रिवीजन में कमी है। क्योंकि आपका रिवीजन, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा कथन, या फिर मान लो एक मिनट दे दिया सोमनाथ मंदिर इनमें से कौन सा राज्य में, 4 ऑप्शन दे दिया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में आप दो एलिमिनेट कर लोगे, हिमाचल और उत्तर प्रदेश नहीं है, बचा है गुजरात और एक और जो ऑप्शन है, आपके पास अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, तो आप उसमें 30 सेकंड ले लोगे। और इस तरह का अगर रिवीजन में कमी होगा तभी वो डाउट क्लियर होगा। और 30 सेकंड वो एक क्वेश्चन में आप लगा रहे हो, या एवरेज 20 सेकंड ही लगा रहे हो। और इस तरह का रिवीजन में कमी, एक क्वेश्चन में 20 सेकंड अगर आपका लग रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास 20 क्वेश्चन भी हो गए, तो 20 × 20 यानी कि 400 सेकंड। 400 सेकंड, डेट मीन समझ रहे हो आप, 8 से 9 मिनट आपने वो बस रिवीजन कमी कारण लगा दिया है। वो 8 से 9 मिनट ही तो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपका रिवीजन अच्छा होता है तो आप सीधा वहां गुजरात निकल जाते, वो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाते, वहां पर 20 सेकंड आपको बचता, और 20 सेकंड आप डिले कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट कहीं भी आ रहा है, अगर सीसेट में भी जा रहा है टाइम मैनेजमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन की कमी है। एक क्वेश्चन बनाने में रिवीजन की कमी है आपका, मैथ में शायद आपने रिवीजन ज्यादा नहीं किया, तभी वो हो सकता है। रीजनिंग में वो रिवीजन की कमी है। तो जहां पर भी टाइम मैनेजमेंट है, वो रिवीजन और सिर्फ और रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी है। रिवीजन कर लो अच्छे से, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट तो हमेशा होगा। मेंस का आंसर में टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उतना आंसर लिखे नहीं होते। जब आप अच्छे से आंसर लिख लोगे, आपको पता है कि हाँ इस तरह से मैप बनाने में इस तरह से मैप बन जाता है 5 सेकंड में। अगर आप मैप ही पहली बार बना रहे हो तो वहां पे तो आपको 5 सेकंड, और इस तरह से अगर हर हर छोटा छोटा बिंदु पर अगर आपके 4 मिनट 5 मिनट गए, वही 5 मिनट को बाद में बोलते हैं कि, बाद में लोग को नहीं बोलते हैं 10 मिनट के लिए मैं छूट गया, लोग बोलते हैं 2 मिनट और मिलता, 3 मिनट और मिलता। लोग 2 से 3 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि छोटी छोटी चीजों पर मैंने कहा 2-3 मिनट वेस्ट किया। तो रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, कभी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी।
और कहिए कि मैंने उसका सीरियस लिया नहीं, मुझे क्या सवाल बन सकता है कि कॉमेडी सारथी के बारे में कि मार्केट मुखर्जी नगर में आप समझ ही रहे हैं कि पूरा व्यवसायीकरण हो गया है और बच्चे का कैरियर पूरा फंसा देता है कोचिंग संस्थान। सही बात है। कोचिंग संस्थान तो बच्चों को मतलब कोचिंग के दृष्टिकोण से मतलब सारथी या सारथी का टीम पूरा है। आप ऑब्जर्व कर लिए हैं कि क्या है यहाँ पे सब यंग टीचर्स हैं और कैसे बच्चा के लिए काफी उपयोगी साबित हो जाएगा। तो पूरे मार्केट में भी वही चल रहा है। अब यही है सब कुछ आप देखिए ना थोड़ा सा इस पर आप बता दीजिए। तो एक लाइन में बोलूंगा कि सारथी वाकई में आपके साथ सारथी की भूमिका निभाता है। जैसे महाभारत में सारथी की भूमिका आपको अच्छे से पता है, तो उन्होंने वाकई में उसकी भूमिका निभाई तभी जाकर के वो सफल भी हुए थे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि और सभी लोग क्या है, आप सफल हुए तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सफल चाहते हैं आप सफल हो तब आपको कंधे पे उठाएंगे। यहाँ पर ये चीजें हैं कि वे चाहते हैं कि आप पहले सफल हो, कंधे पे उठाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बस आप सफल हो जाए, ये चाहते हैं कि बस आप सफल हो जाओ। मेरी सफलता बहुत हद तक मैं देख पाया अभी आंखों में इन दोनों के, कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, इनकी सफलता हो गई है। इनकी सफलता इसलिए नहीं कि मतलब कोचिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं, इनको लग रहा है कि कहीं मैं ही बन गया हूँ वो पदाधिकारी। ये सभी टीचर्स में नहीं आते हैं। ये सभी, मैं आज 4 से 5 अलग अलग कोचिंग संस्थान के पास गया, उनके अनुभव देखे, उनके अनुभव जाने, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट में मुझे कुछ जगहों पे जरूरत थी, तो वहां पर वो उन्होंने बोला कि रिजल्ट के बाद वो चीज आती है। रिजल्ट के बाद तब ना आएगी जब आप उस समय मेहनत दोगे उनको, है कि नहीं। तो वहां पर ना उदीयमान सूर्य को सभी लोग पूछते हैं, लेकिन वो अस्त वाला जो चीजें होती है ना, तो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि अगर आप गिरे हुए हो ना, तो यहाँ पर आपको उठाएंगे, ना कि गिरे हुए तो आपको बोलेंगे कि नहीं पहले तुम ऊपर उठ जाओ तब हम तुम्हारे साथ हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है जो मैंने फील किया अदर्स जगहों पे और यहाँ पर, कि अगर आप, क्योंकि देखिए अभी मैं सफल हूं ना, तो अभी मैं खुद के लिए तो खड़ा हूँ, मेरे साथ 1000 लोग हैं, वो 1000 लोग ना भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए खड़ा हूँ। लेकिन जब मैं असफल हूँ उस समय तो मैं खुद के लिए भी खड़ा नहीं हो पाता हूँ, कहने का अर्थ है, क्योंकि लोग खुद के लिए भी उस समय खड़ा नहीं हो पाते हैं। वहां पे सारथी की भूमिका बहुत जरूरी होती है, कोई भी हो सारथी। यहाँ पे सारथी में तो बहुत सारे शिक्षक वाकई में आपके सारथी की भूमिका निभाते हैं। तो अन्य शिक्षण संस्थानों की तुलना में इनमें मैं बेसिक डिफरेंस यही पाता हूँ कि सफलता असफलता के इतर आपके रियल, बोलते हैं ना, जिस चीज की आपकी जरूरत है, तो वहां पर इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे शिक्षण संस्थान होने चाहिए जो आपके रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, रिस्पेक्टिव ऑफ योर मनी और रिस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इन सभी चीजों के इतर भी आपके साथ वो जुड़े हुए हैं और आपकी सफलता के लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरी सफलता के लिए इन्होंने इंटरव्यू के लिए अरेंज किया और उसके बाद बहुत लंबा समय तक मैंने इंटरव्यू लिया और छोटे छोटे बारीक बिंदुओं पर मेरी उन्होंने वर्क करी। और सभी जगहों पे था कि हाँ आप रेडीमेड होके जाइए, इन्होंने मुझे रेडीमेड कराया, दोनों में अंतर है। तो इसलिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ सभी इस यहाँ के सदस्यों का, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने पर भी और जुड़ने पर भी पहले भी। और मेरा ही काम रहता था कि मैं लोगों को बारीकी से देख, बात करने का तरीका में, उनका बैठने और राकेश सर का, सुगंध सर का। तो ये सबसे बड़ी बात है जो अभी दे दूँ।
आप सब अमित सर को सुने हैं अच्छे से, और उम्मीद करूंगा कि जितने भी आप सारथी परिवार से जुड़े हुए हैं और सर को अपने बारीकी से सुना, और मैं अमित सर का भी शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मेरे बच्चों को इतना चीज बताएं और नया चीज बताएं कि कैसे करना है 2024 के लिए, कैसे आपको यूपीएससी देना है, और आपका मार्गदर्शन मिलते रहेगा। और आप भी जो आपका आगे का एम है वो आपको विजन दिखाई ही पड़ रहा होगा। और पूरा राकेश सर बैठे हैं, आपको यश सर बैठे हुए हैं, मैं तो हूं ही आप लोग के साथ घूमते फिरते रहता हूं, आप देखते ही हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सर का जो शिक्षा है काफी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, और पूरे सारथी टीम की तरफ से पुनः एक बार आपको विदाई, ढेर सारी बधाई आपको, और उम्मीद करूंगा कि आप बेस्ट बिहार सरकार को भी देंगे और आने वाला समय में भारत सरकार को भी बेस्ट देने का काम करेंगे। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे टीम की तरफ से। ठीक है।